हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम NPCIL रावतबाटा राजस्थान साइट का स्टाइपेंड ट्रेनी मेंटेनर ITI इलेक्ट्रिशियन का पेपर डिस्कस करेंगे। तो ये जो पेपर है दोस्तों, आपका ये 2019 का पेपर है जो कि रावतबाटा साइट का है, 2019 में कंडक्ट हुआ था। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में आपसे टोटल 50 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि आपके 150 मार्क्स के थे, और इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको टोटल 120 मिनट का टाइम दिया गया था। ये आपका एडवांस पेपर था, यानी कि जब आप इसका प्रीलिम्स यानी कि जो आपका नॉन टेक का पेपर होता है, जब आप वो क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद आपको सेकेंड पेपर एडवांस पेपर होता है जो कि आपकी ट्रेड से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे आपकी ट्रेड से रिलेटेड टोटल 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हम यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उनका सॉल्यूशन करेंगे, जिससे कि आपको अभी आपका आने वाला जो NPCIL का पेपर है उसमें आपको हेल्प मिल सके। तो दोस्तों चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन इंडिया मेन सप्लाई वोल्टेज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस वोल्टेज, यानी कि भारत में घरेलू विद्युत उपकरणों के लिए उपयोग किया जाने वाला मेन सप्लाई वोल्टेज कितना होता है। तो हम जो इंडिया में यूज़ करते हैं सप्लाई वोल्टेज, वो कितना यूज़ करते हैं, 220 वोल्ट हम यहाँ पे सिंगल फेज घरों के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर इज मेड सेल्फ स्टार्ट बाय यूजिंग। जो आपकी सिंगल फेस इंडक्शन मोटर होती है उसको सेल्फ स्टार्ट किसका प्रयोग करके बनाया जाता है। तो हम यहाँ पे सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को क्या करते हैं, उसके इंडक्टर का उसमें कैपेसिटर लगा के, यानी कि उसकी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग में हम कैपेसिटर लगा के उसको क्या करते हैं, सेल्फ स्टार्ट बनाते हैं सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, कैपेसिटर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। यानी कि जो आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट में शॉर्ट सर्किट होता है, उस शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए हम यहाँ पे किस तरह की प्रोटेक्शन का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन पहला है रेसिस्टेंस, ऑप्शन बी ओवरलोड रिले, ऑप्शन सी कॉन्टेक्टर, या फिर ऑप्शन डी फ्यूज़। तो जब भी हमारे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो उससे बचाने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, फ्यूज़ का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज। जो आपकी कैपेसिटर होता है, यानी कि जो आपका संधारित्र होता है, उसकी यहाँ से यूनिट पूछी गई है, तो उसकी क्या यूनिट होती है। ऑप्शन है एम्पियर्स, ऑप्शन बी फेरेड, ऑप्शन सी हेनरी, ऑप्शन डी वोल्ट। तो यहाँ पे आपकी कैपेसिटेंस की जो यूनिट होती है, यानी संधारित्र की यूनिट इकाई होती है, वो आपकी क्या होती है, फेरेड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इलेक्ट्रोलाइट इज यूज इन लेड एसिड बैटरी। जो आपकी सीसा एसिड बैटरी होती है उसमें हम किस तरह का विद्युत अपघट्य का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए है NaOH, ऑप्शन बी H2SO4, ऑप्शन सी HCl, और ऑप्शन डी LiSO4। तो हम यहाँ पे जो विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग करते हैं सीसा एसिड बैटरी यानी कि लेड एसिड बैटरी में, वो करते हैं हम लेड H2SO4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज़ द वोल्टेज रेटिंग ऑफ सिंगल ड्राई सेल। जो आपका जिंक कार्बन का ड्राई सेल होता है उसकी वोल्टेज रेटिंग क्या होती है। तो ऑप्शन है 1.5 वोल्ट, ऑप्शन बी 2.2 वोल्ट, ऑप्शन सी 2.4 वोल्ट, और ऑप्शन डी 3.6 वोल्ट। तो यहाँ पे अगर बात करें हम यहाँ पे सिंगल ड्राई सेल की, जो कि आपका जिंक कार्बन का है, तो उसकी जो वोल्टेज रेटिंग होती है वो होती है 1.5 वोल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ 3 रेसिस्टेंस ईच ऑफ 3 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल। तो यानी कि यहाँ से आपसे बोला गया है कि आपके जो 3 रेसिस्टेंस है, ये आपका पहला रेसिस्टेंस हो गया, ये आपका दूसरा रेसिस्टेंस हो गया, और ये आपका तीसरा रेसिस्टेंस हो गया। ये तीनों आपके किसमें, पैरेलल में कनेक्टेड है, यानी कि तीनों जो की जो वैल्यू है वो 3 ओम है। ये 3 ओम का हो गया, और दूसरा भी 3 ओम का हो गया, और तीसरा भी क्या हो गया, 3 ओम का हो गया। तो आपके तीनों पैरेलल में कनेक्ट यानी कि समांतर में कनेक्टेड है। तो अब यहाँ पे आपको इक्वल रेसिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे इक्वल रेसिस्टेंस निकालने के लिए जब भी आपके पास सेम सेम वैल्यू का, यानी कि एक समान वैल्यू के जब भी रेसिस्टेंस समांतर में कनेक्टेड हो, तो उसका आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। तो उसका फॉर्मूला होता है R इक्विवेलेंट बराबर R/N। यहाँ पे R क्या है, आर यहाँ पे आपको वो लेना है एक रेसिस्टेंस की वैल्यू जो भी आपको गिवन है, और यहाँ पे N क्या है, जितने भी रेसिस्टेंस कनेक्टेड हो वो यहाँ पे आपको लिखने हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें
आर, तो आर आपको कितना गिवन है 3, यानी कि यहाँ पे 3 रखना है। और कितने रसिस्टेंस कनेक्टेड है, टोटल 3 रसिस्टेंस कनेक्टेड है, तो 3/3 यानी कि कितना आ जाएगा, कट जाएगा तो 1। तो यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना मिलेगा, 1 ओम यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मिलेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हाउ मेनी मिनिमम डायोड्स आर रिक्वायर्ड इन फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। जो आपका फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर होता है उसमें न्यूनतम कितने डायोड की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की, तो उसका डायग्राम जो मैं आपको बना के बताता हूँ, तो उसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है। यहाँ से आपके पास ये 4 डायोड लगे होते हैं, जो कि आपके कुछ इस तरह से लगे होते हैं। ये आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ये कुछ इस तरह से यहाँ पे आपके 4 डायोड लगे होते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा ब्रिज है, ये आपका बीच में यहाँ पे RL लोड रेसिस्टेंस लगा होता है। तो यहाँ पे कितने डायोड है, 4 डायोड की हमको रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, 4 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। 4 डायोड की रिक्वायरमेंट होगी फुल ब्रिज रेक्टिफायर में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंसुलेटर। यानी कि जो आपको ऑप्शन गिवन है इनमें से कौन सा एक अवरोधक नहीं है, यानी कि इंसुलेटर नहीं है। ऑप्शन ए माइका, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी प्लास्टिक, ऑप्शन सी पोर्सलिन। तो यहाँ पे आपका कौन सा इसमें से एक इंसुलेटर नहीं है, तो आपका जो ग्रेफाइट है ये आपका इंसुलेटर नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल मशीन हैज़ हाईएस्ट एफिशिएंसी। जो आपकी इलेक्ट्रिकल मशीन है इसमें से सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी किसकी होती है। ऑप्शन ए सिंक्रोनस मोटर, ऑप्शन बी डीसी मोटर, ऑप्शन सी इंडक्शन मोटर और ऑप्शन डी ट्रांसफॉर्मर। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं हम, तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होती है वो हमारी ट्रांसफॉर्मर की होती है, क्योंकि इसमें जो आपके रोटेशनल लॉसेस होते हैं या फिर विंडेज लॉसेस होते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी घूमने वाला पार्ट नहीं होता है, तो इस कारण से इसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है सारी मशीन में। और अगर बात करते हैं हम सबसे कम एफिशिएंसी, तो वो आपकी होती है इंडक्शन मोटर की। यानी कि अगर आपसे सबसे ज़्यादा पूछी जाती है तो ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है, और अगर आपसे सबसे कम पूछी जाती है तो इंडक्शन मोटर आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट पैरामीटर डज नॉट चेंज फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट ऑफ पावर ट्रांसफॉर्मर। जो आपका पावर ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें इनपुट से आउटपुट तक कौन सी मात्रा परिवर्तित नहीं होती है। तो ऑप्शन है करंट, ऑप्शन बी वोल्टेज, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ से आपको बताना है कौन सी चेंज नहीं होती है। तो आपने पढ़ा होगा जो आपकी ट्रांसफॉर्मर होती है उसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को हम कांस्टेंट रखते हैं, यानी कि आपकी फ्रीक्वेंसी जो है कांस्टेंट रहती है, इनपुट से आउटपुट तक हमारी फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहती है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, सी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्योंकि अगर हम वोल्टेज और करंट को तो यहाँ कांस्टेंट रख नहीं सकते, क्योंकि अगर हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाएंगे तो हम वोल्टेज को तो चेंज कर रहे हैं। जब हम वोल्टेज को ज़्यादा करेंगे तो करंट को कम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अपेरेंट पावर जो हमारी होती है वो क्या होती है, एस बराबर क्या होती है हमारी V/I होती है। अगर हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर बना रहे हैं तो वोल्टेज को स्टेप ज़्यादा करेंगे तो करंट हमारी कम होगी, तभी तो हमारी अपेरेंट पावर कॉन्स्टेंट रहेगी। तो ये यहाँ पे फिर करंट और वोल्टेज तो चेंज हो जाते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर हैज़। जो आपकी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होती है उसमें कितनी स्लिप रिंग का हम यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 1। तो जो आपकी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होती है इसमें आपकी कोई भी स्लिप रिंग नहीं होती, यानी कि 0 स्लिप रिंग का हम यूज़ करते हैं। यानी कि यहाँ पे आपको कोई स्लिप रिंग ही नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे आपके जो रोटर होता है, रोटर को हम किससे, एंड रिंग के थ्रू शॉर्ट सर्किट करते हैं। लेकिन अगर आपसे इसी क्वेश्चन में स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के बारे में पूछा जाता तो वहाँ पे हम कितनी स्लिप रिंग का यूज़ करते हैं, 3 स्लिप रिंग का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ से आपसे स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के बारे में पूछा गया तो यहाँ पे कोई भी स्लिप रिंग नहीं होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायर इज़ यूज टू प्रिपेयर इलेक्ट्रिकल हीटर। जो आपको इलेक्ट्रिकल हीटर को तैयार करने के लिए कौन से तार का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है स्टील, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी नाइक्रोम या ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो हम किस तरह के तार का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक हीटर को बनाने के लिए, नाइक्रोम का यूज़ करते हैं। ऑप्शन सी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ओम्स लॉ। तो यहाँ से आपको सीधा ओम का नियम बताना है। तो ओम का नियम क्या होता है, V बराबर I/R। ये हमारा क्या होता है, ओम का नियम होता है। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
अ रीजन अराउंड स्टेशनरी इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़। तो जो आपका स्थिर विद्युत चार्ज वाला क्षेत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन बी विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन सी चुंबकीय क्षेत्र, और ऑप्शन डी गामा क्षेत्र। तो जहाँ पे आपका विद्युत स्थिर विद्युत चार्ज वाला क्षेत्र होता है उसको हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विच इंडक्शन मोटर विल बी लार्जेस्ट साइज। तो यहाँ पे आपको कुछ डाटा गिवन है और यहाँ से आपसे पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा जो बड़ी साइज होगी वो कौन सी इंडक्शन मोटर सबसे आकार में सबसे बड़ी होगी। तो ऑप्शन ए है आपका 45 किलोवाट 2975 आरपीएम, ऑप्शन बी 45 किलोवाट 1475 आरपीएम, ऑप्शन सी 45 किलोवाट 975 आरपीएम, या ऑप्शन डी ऑल आर इक्वल इन साइज। तो यहाँ पे आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा एन एस बराबर 120 F/P, यानी कि आपकी अगर यहाँ पे, क्योंकि हर मोटर के अंदर जो आपके ऑप्शन गिवन है यहाँ पे आपको रेटिंग तो इसकी कांस्टेंट गिवन है 45 किलोवाट। अब तो यहाँ पे जिस मोटर की क्या होगी स्पीड कम होगी, यानी कि एन एस जो है आपकी ये जितनी कम होगी उतनी उसकी क्या होगी पोल ज़्यादा होंगे, और पोल ज़्यादा होने का मतलब है कि आपकी उस मोटर की आपकी ने साइज़ इंक्रीज़ कर दी, यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, किसमें आप सबको कम स्पीड दिख रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा 45 किलोवाट 975 आरपीएम। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर। जो आपको क्वेश्चन गिवन है, ऑप्शन गिवन है, इसमें से कौन सा ट्रांसफॉर्मर का पार्ट नहीं है। ऑप्शन है टैंक, ऑप्शन बी कंजर्वेटर, ऑप्शन सी रेडिएटर, ऑप्शन डी एक्साइटर। तो यहाँ पे आपका जो ट्रांसफॉर्मर का कौन सा पार्ट नहीं है, तो वो आपका एक्साइटर नहीं होता है। आपका एक्साइटर कहाँ पे होता है? ये आपका सिंक्रोनस मशीन में होता है एक्साइटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है फॉर्मूला फॉर सिंक्रोनस स्पीड इन आरपीएम। तो यहाँ से आपको सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला बताना है, जो कि होता है एन एस बराबर 120 F/P। यहाँ पे F क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है, और P क्या होते हैं? नंबर ऑफ पोल होते हैं, यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का 120 F/P। अगला क्वेश्चन है हमारा सोलर पैनल यूजेस प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। जो आपकी बिजली उत्पादन के लिए सौर पैनल होती है उसमें किस मटेरियल की प्लेट बनाई जाती है, किस मटेरियल का हम यूज़ करते हैं उसकी प्लेट को बनाने के लिए। तो ऑप्शन है आयरन, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी फोटोवोल्टेक, ऑप्शन डी जिंक। तो हम जो सोलर पैनल्स होते हैं उसको बनाने के लिए फोटोवोल्टेक मटेरियल का हम यूज़ करते हैं, यानी कि ऑप्शन सी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कॉपर लॉस इज़ प्रोपोर्शनल टू। जो आपके कॉपर लॉस होते हैं वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर बात करते हैं ट्रांसफार्मर में आपके दो तरह के लॉसेस होते हैं। एक तो आपके कॉपर लॉसेस होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके? करंट के। और एक होता है आपके आयरन लॉसेस होते हैं। आयरन लॉसेस आपके किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं? वोल्टेज के स्क्वायर के। तो यहाँ से आप देख सकते हो कॉपर लॉस किसके प्रोपोर्शनल है? आई स्क्वायर के, यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा आई स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है कैपेसिटी ऑफ बैटरी इज एक्सप्रेस्ड इन। जो आपकी बैटरी होती है उसकी क्षमता को किस में व्यक्त किया जाता है। जो आपकी बैटरी होती है इसकी जो रेटिंग होती है इसको हम किस में डिनोट करते हैं। तो इसको हम डिनोट करते हैं किस में? एम्पियर हावर में हम बैटरी की रेटिंग को डिनोट करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22वां क्वेश्चन है अ स्विच इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद। जो आपके स्विच होता है इसको हम किस में लगाते हैं? हमेशा न्यूट्रल वायर के साथ जोड़ते हैं सीरीज़ में, फेज़ वायर के साथ सीरीज़ में जोड़ते हैं, ग्राउंड वायर के साथ सीरीज़ में जोड़ते हैं, या कहीं पर भी जोड़ देते हैं। तो जब भी हम यहाँ पे स्विच की बात करते हैं तो हमेशा इसको किस में लगाते हैं? फेज़ वायर के साथ सीरीज़ में लगाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ वायरिंग शेल बी डन वेयर मैकेनिकल एंड फायर सेफ्टी आर रिक्वायर्ड। यानी कि जहाँ यांत्रिक और अग्नि सुरक्षा की आवश्यकता होती है वहाँ किस प्रकार की वायरिंग का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन है केसिंग केपिंग, ऑप्शन बी बेटन वायरिंग, ऑप्शन सी पीवीसी वायरिंग, और ऑप्शन डी कंड्यूट वायरिंग। तो जहाँ पर भी हमको मैकेनिकल और फायर एंड सेफ्टी से सुरक्षा चाहिए होती है तो वहाँ पे हम जो यूज़ करते हैं कंड्यूट वायरिंग का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं हम, तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 24। अमाउंट ऑफ हीट विल बी जनरेटेड इन अ फिलामेंट ऑफ रसिस्टर 2 ohm व्हेन 2 एम्पियर करंट पासेस थ्रू इट।
यानी कि जब आपकी 2 एम्पियर की धारा एक 2 ओम के प्रतिरोध के फिलामेंट से गुजरती है तो उसमें कितनी हीट उत्पन्न होगी, यानी कि उसमें कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो यहाँ पे आपको हीट प्रोड्यूस जो होती है उसका फॉर्मूला होता है, हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला होता है I²RT। यहाँ पे आपको टाइम की वैल्यू 1 लेनी है। आई की वैल्यू कितनी गिवन है, क्वेश्चन में आपको 2 एम्पियर गिवन है, तो यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू रेसिस्टेंस कितना गिवन है आपको, प्रतिरोध 2 ओम, इंटू टाइम की वैल्यू आपको 1 लेनी है, यानी कि 1 सेकेंड लेना है। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिल जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 यानी कि 8 वोट यहाँ पे आपका क्या होगा, पावर लॉस होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इन 3 फेस स्टार कनेक्शन फेस वोल्टेज इस टाइम ऑफ लाइन वोल्टेज। यानी कि अगर बात करें हम यहाँ पे 3 फेस स्टार कनेक्शन होता है उसमें फेस वोल्टेज लाइन वोल्टेज का कितना गुना होता है। तो आपको पता है कि ये स्टार हमारा इस तरह से होता है, तो यहाँ पे बात करते हैं तो लाइन करंट जो होती है वो फेस करंट के बराबर होती है, और लाइन वोल्टेज जो होता है वो √3 टाइम्स ऑफ होता है फेस वोल्टेज का। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, फेस वोल्टेज पूछा है, तो हम फेस वोल्टेज निकाल लेंगे आसानी से। तो फेस वोल्टेज निकालने के लिए क्या करेंगे, लाइन वोल्टेज में √3 का हम भाग दे देंगे, और √3 की वैल्यू जो आती है वो कितनी आती है, 1/√3 की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, 0.577, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यानी कितने गुना होती है, 0.577 टाइम्स होती है लाइन वोल्टेज की हमारी फेज वोल्टेज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग कलर वायर इज़ यूज फॉर ग्राउंडिंग। जो आपकी विद्युत वायरिंग होती है उसमें ग्राउंडिंग के लिए किस तरह के रंग का प्रयोग किया जाता है। तो हम जब भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग में ग्राउंडिंग का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे किस कलर का जो वायर है वो यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन है रेड, ऑप्शन बी येलो, ऑप्शन सी ब्लू और ऑप्शन डी ग्रीन। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन जो है वो ग्रीन इसका सही आंसर हो जाए, ग्रीन कलर का वायर का यूज़ करते हैं। बाकी हम रेड, येलो और ब्लू हमारे फेस के लिए यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। द पावर फैक्टर ऑफ प्योर रेसिस्टिव सर्किट इज। तो आपका जो प्योर रेसिस्टिव सर्किट होता है उसका पावर फैक्टर क्या होता है। तो आपको पता है अगर प्योर रेसिस्टिव सर्किट है तो जिस डायरेक्शन में आपकी करंट होगी उसी डायरेक्शन में आपका वोल्टेज भी होगा, यानी कि दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का बना, यानी कि आपका जो फाई जो है वो कितने डिग्री का बना, 0 डिग्री। तो पावर फैक्टर क्या होता है, कोस फाई। तो कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, वो होती है 1, यानी कि पावर फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा, यूनिटी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोड इन अ फुल्ली चार्ज लेड एसिड सेल इज अप्रॉक्सीमेटली। यानी एक पूरी तरह से चार्ज किए गए सीसा एसिड सेल में इलेक्ट्रोड का विशिष्ट गुरुत्व लगभग कितना होता है। तो ऑप्शन ए हमारा 1.10, ऑप्शन बी 1.05, ऑप्शन सी 1.20 और ऑप्शन डी है हमारा 2.10। तो यहाँ पे हमारा कितना होता है, एक फुल्ली चार्ज लेड एसिड सेल का स्पेसिफिक ग्रेविटी तो ये होती है आपकी 1.20, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स अ केबल फ्रॉम द फिजिकल डैमेज। जो आपकी केबल होती है उसको भौतिक नुकसान से कौन बचाता है। तो ऑप्शन ए आर्मर, ऑप्शन बी कंडक्टर, ऑप्शन सी इंसुलेशन, ऑप्शन डी शीट। तो यहाँ पे आपको जो केबल होती है अंडरग्राउंड केबल होती है उसको जो आपको फिजिकली डैमेज से बचाने का काम करता है वो आपका आर्मर करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आपने अंडरग्राउंड केबल पढ़ी होगी तो उसमें आपने अंडरग्राउंड केबल की अलग अलग लेयर्स पढ़ी होगी, जैसे कि आपने पढ़ा होगा आर्मर पढ़ा होगा, आपने बेडिंग पढ़ी होगी, मेटेलिक शीट पढ़ी होगी और सर्वेइंग पढ़ी होगी। ये आपकी अलग अलग लेयर होती है जिनका अलग अलग काम होता है। तो यहाँ पे ऐसे फिजिकल डैमेज से बचाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, आर्मर का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा विच अमंग फॉलोइंग इज एक्टिव कंपोनेंट। तो निम्नलिखित में से कौन एक सक्रिय घटक है। ऑप्शन है कैपेसिटर, ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी इंडक्टर और ऑप्शन डी रसिस्टर। तो यहाँ पे आपको इनमें से एक्टिव कंपोनेंट बताना है। तो आपका एक्टिव कंपोनेंट होगा वो कौन होगा, ट्रांजिस्टर होगा, और यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आपका ऑप्शन ट्रांजिस्टर कैसे होगा, क्योंकि इसमें जो आपकी करंट फ्लो करती है इसमें माइनॉरिटी और मेजोरिटी दोनों चार्ज कैरियर के कारण इसमें करंट फ्लो करती है, तो इस कारण से हमारा एक्टिव कंपोनेंट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फेज डिफरेंस बिटवीन थ्री फेस ऑफ बैलेंस थ्री फेज सिस्टम इज। जो आपका एक संतुलित थ्री फेज बैलेंस सिस्टम होता है उसमें आपका जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना होता है।
तो जब भी अगर हम बात करेंगे 3 फेस की, तो 3 फेस में आपका फेस एंगल आता है 120 डिग्री का। और आपका अगर 2 फेस की बात करते हैं तो 2 फेस में फेस डिफरेंस होता है हमारा कितना, 90 डिग्री का। यानी कि इस क्वेश्चन में आपसे 3 फेस का पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा, सी सही हो जाएगा, यानी कि 120 डिग्री। अगला क्वेश्चन है सिंक्रोनस स्पीड ऑफ 3 फेस 4 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर। तो यहाँ से आपको सिंक्रोनस स्पीड बतानी है NS, जिसका फॉर्मूला होता है 120 F/P। तो यहाँ से इस फॉर्मूले में आपको सिंपली वैल्यू पुट करनी है। तो वैल्यू कैसे, 120 इंटू पोल फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है आपको 50, और पोल कितने गिवन है 4। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको कितनी मिलेगी सिंक्रोनस स्पीड, वो मिलेगी आपको 1500 RPM। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है पावर फैक्टर ऑफ एन AC सर्किट वेहर थीटा इज फेज एंगल। तो मैंने अभी आपको बताया था, जो भी हम पावर फैक्टर को डिनोट करेंगे तो किससे डिनोट करते हैं, कोस थीटा से डिनोट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, कोस थीटा। अगला क्वेश्चन है लाइट लिमिटिंग टेम्परेचर ऑफ F क्लास इंसुलेटिंग मटेरियल। तो यहाँ पे आपका जो क्लास F टाइप का इंसुलेटिंग मटेरियल होता है उसका यहाँ से आपको तापमान पूछा गया है कि उसका तापमान क्या उतना होता है। ऑप्शन ए 180 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 105 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 120 डिग्री सेंटीग्रेड, और ऑप्शन डी 155 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं हम इंसुलेशन की क्लास की, तो टोटल कितनी क्लास होती है, टोटल 7 क्लास होती है, जो कि होती है आपकी क्लास वाई, क्लास ए, क्लास बी, क्लास बी से पहले आपकी आती है क्लास ई, क्लास बी, और क्लास एफ, और क्लास सी। इस तरह से आपकी टोटल 7 क्लास होती है। तो यहाँ पे आपसे किसका पूछा गया है, क्लास एफ का इंसुलेशन पूछा गया है। तो क्लास एफ का इंसुलेशन कितना हो जाएगा, 155 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1 HP इज इक्वल टू वाट। तो आपका 1 HP कितने वाट के बराबर होता है। तो आपका 1 HP जो होता है वो होता है आपका 746 वोट, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। व्हेन 2 इक्वल रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 8 ओम, यानी कि 8 ओम दिया गया है। एंड व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिकम्स 2 ओम, द वैल्यू ऑफ ईच रजिस्टर विल बी। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जब भी हम दो समान प्रतिरोधों को श्रृंखला में जोड़ेंगे, यानी कि सीरीज में जोड़ेंगे, तो उनका समतुल्य प्रतिरोध कितना मिलता है हमको, 8 ओम। और जब हम उन्हीं रजिस्टेंस को, यानी कि उन्हीं प्रतिरोध को जब हम समांतर में जोड़ेंगे तो हमको उनका समतुल्य प्रतिरोध मिलता है 2 ओम। तो यहाँ से आपको उन दोनों रजिस्टेंस यानी कि दोनों प्रतिरोध की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से आपको इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ से दो पहले श्रृंखला यानी कि सीरीज़ में यहाँ से आपको 2 रजिस्टेंस बना लेने हैं। तो जब भी हम यहाँ पे 2 रजिस्टेंस बना लेंगे, ये हमारा R1 हो गया और ये हमारा R2 हो गया, तो आपको यहाँ पे R इक्विवेलेंट यानी कि समतुल्य कितना मिल रहा है, 8 ओम मिल रहा है। और जब भी आप इन्हीं दोनों प्रतिरोधों को पैरेलल यानी कि समांतर में कनेक्ट करते हो तो आपको कितना मिलता है, ये हमारा R1 हो गया और हमारा R2 हो गया। तो हमको यहाँ पे R इक्विवेलेंट समतुल्य कितना मिलता है, 2 ओम मिलता है। तो आपको इन R1 और R2 की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन का यूज़ करके इनका आंसर देना है, जिससे कि आप जल्दी से आंसर दे पाओगे। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं हम यहाँ पे, सबसे पहले 4 को देखते हैं। तो जब हम 4 का यूज़ करेंगे, जब हम यहाँ पे R1 की वैल्यू 4 लेंगे और R2 की वैल्यू 4 लेंगे, तो हमारा एक समतुल्य कितना बनेगा, सीरीज़ में जुड़ रहे हैं तो 8 बनेगा। और अगर हम पैरेलल की बात करते हैं तो पैरेलल में आपको कैसे सोल्व करना है कि यहाँ पे आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, दोनों का गुणा बटा दोनों का जोड़, अगर समान वैल्यू के हैं तो यहाँ पे रख के देखते हैं। अगर हमको 2 मिल जाता है तो हमारा 4 ओम ही सही आंसर होगा। यानी कि R1 की वैल्यू कितनी है हमारी, यानी कि इसको रखेंगे R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, यानी कि यहाँ पे R1 की वैल्यू क्या है, वो भी 4 ओम है, इंटू R2 की भी 4 ओम है, और 4 प्लस 4 यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा 16/8 हो जाएगा। यानी कि जब हम इसको काटेंगे तो कितना ओम मिलेगा, 2 ओम, यानी कि हमारा 4 ओम ही हमारी दोनों की वैल्यू कितनी है, R1 की भी 4 ओम है और R2 की भी 4 ओम है। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है EHV सिस्टम एक इज़ जनरली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी। जो आपका EHV प्रणाली का उपयोग है आमतौर पर बिजली के किसके लिए किया जाता है, जनरेशन के लिए, यूटिलाइजेशन के लिए यानी उपयोग करने के लिए, ट्रांसमिशन यानी संचारण के लिए, ऑप्शन डी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए।
तो यहाँ पे जो आपकी EHV एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सिस्टम होता है इसका हम यूज़ करते हैं संचालन यानी ट्रांसमिशन के लिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पॉजिटिव प्लेट ऑफ लेड एसिड सेल इज़ मेड अप ऑफ। जो आपके सीसा एसिड सेल की धनात्मक प्लेट किस मटेरियल की बनी होती है? ऑप्शन है कार्बन, ऑप्शन बी सीसा, ऑप्शन सी कॉपर और ऑप्शन डी लेड ऑक्साइड। जो आपकी सीसा एसिड सेल की धनात्मक प्लेट बनी होती है वो बनी होती है आपकी लेड डाई ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। फॉर साइन वेव RMS वैल्यू, तो आपकी RMS वैल्यू जो होती है साइन वेव के लिए वो मैक्सिमम वैल्यू के कितने टाइम्स होती है? तो यहाँ पे अगर बात करें हम साइनोसॉइडल वेव के लिए यानी कि साइन वेव के लिए जो आपकी RMS वैल्यू होती है वो होती है Vm/√2। Vm यहाँ पे आपका क्या है? मैक्सिमम वोल्टेज है। तो यहाँ पे आपको 1/√2 की वैल्यू निकालनी है। तो 1/√2 की वैल्यू कितनी होती है? यहाँ पे आपकी 1/√2 की वैल्यू जो होगी ये होगी आपकी 0.707, यानी कि 1/√2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.707 Vm। तो यानी कि कितने गुना हो गया मैक्सिमम वोल्टेज का? 0.707 गुना, यानी कि ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द ट्यूब ऑफ फ्लोरोसेंट लैम्प इज़ फिल्डेड विद। जो आपकी फ्लोरोसेंट लैम्प की ट्यूब होती है उसमें कौन सी गैस भरी होती है? ऑप्शन है O2 एंड AR, ऑप्शन बी Fe एंड N2, ऑप्शन सी N2 एंड AR और ऑप्शन डी Hg एंड AR। तो जो आपकी फ्लोरोसेंट ट्यूब की लैम्प की जो ट्यूब होती है उसमें हमारी Hg और AR, Hg मतलब होता है आपका मरकरी और AR मतलब होता है ऑर्गन, यानी कि मरकरी और यहाँ पे ऑर्गन गैस भरी होती है। अगला क्वेश्चन है जनरली रेसिस्टेंस ऑफ शंट यूज्ड इन अ मीटर इज़ वैल्यू। जो आमतौर पे हम अमीटर जो यूज़ करते हैं शंट में उसके प्रतिरोध का मान कितना होता है? जो शंट में हम रेसिस्टेंस कनेक्ट करते हैं उसका मान कितना होता है? ऑप्शन ए हाई, ऑप्शन बी वेरी लो, ऑप्शन सी मीडियम और ऑप्शन डी वेरी हाई। तो जो भी हम शंट यूज़ करते हैं किसमें? अमीटर के साथ में हम शंट रेसिस्टेंस का जो यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू हमारी क्या होती है? वेरी लो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है कैपेसिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज़ जनरली एक्सप्रेस्ड इन। तो आपके ट्रांसफॉर्मर की क्षमता को आमतौर पे हम किस में दर्शाते हैं? ऑप्शन है किलोवाट में, ऑप्शन बी मेगावाट में, ऑप्शन सी मेगावाट एम्पियर में और ऑप्शन डी KVR किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव में। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा, मेगावाट एम्पियर में हम दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इज़ यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन। जो आपकी इलेक्ट्रिक आयरन यानी कि विद्युत इस्त्री यानी कि प्रेस जो होती है उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हम कौन से मटेरियल का यूज़ करते हैं? ऑप्शन है थर्मोस्टेट, ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी थर्मिस्टर और ऑप्शन डी रिले। तो जो हम यहाँ पे मटेरियल का यूज़ करते हैं वो हम यहाँ पे जो इक्विपमेंट का जो यूज़ करते हैं उसको टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए वो यूज़ करते हैं थर्मोस्टेट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कंडक्टर इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल ट्रांसमिशन लाइन। जो आपका व्यावसायिक ट्रांसमिशन लाइन होता है इसमें किस तरह के कंडक्टर्स यानी कंडक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन है कॉपर, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी सिल्वर और ऑप्शन डी आयरन। तो यहाँ पे हम किस तरह के कंडक्टर्स का यूज़ करते हैं? तो हम यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम के कंडक्टर का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है जो सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी थी वो सिल्वर की होती है, उसके बाद कॉपर की होती है और थर्ड नंबर पे आपकी किसकी होती है? वो आपकी होती है एल्यूमिनियम, क्योंकि कॉपर की अवेलेबिलिटी कम होने के कारण हम किसका यूज़ करते हैं? एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा स्लिप ऑफ द इंडक्शन मोटर एट स्टैंड स्टिल। यानी कि जब आपकी मोटर स्थिर अवस्था में है उस समय पे आपकी इंडक्शन मोटर की स्लिप कितनी होती है? तो जब आपकी इंडक्शन मोटर स्टैंड स्टिल यानी कि स्थिर अवस्था में होती है उस टाइम पे आपकी स्लिप जो होती है इंडक्शन मोटर की मैक्सिमम होती है, और मैक्सिमम कितनी होती है? 1 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मल्टीमीटर इज़ यूज टू मेज़र। जो आपका मल्टीमीटर होता है वो किसको मेज़र यानी किसको मापने के लिए यूज़ किया जाता है? ऑप्शन है वोल्टेज, ऑप्शन बी करंट, ऑप्शन सी रेसिस्टेंस और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो आपका जो मल्टीमीटर होता है नाम से ही पता पड़ रहा है मल्टीमीटर, यानी कि काफ़ी सारी चीज़ों को मेज़र कर सकता है, जैसे कि वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, रेसिस्टेंस हो गया, तो तीनों को मेज़र कर सकता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। अब 1500 वोट स्प्लिट एयर कंडीशनर ऑपरेट्स 12 हावर इन अ डे, हाउ मच यूनिट्स विल बी कंज्यूम्ड इन 1 मंथ एज्यूमिंग 30 डेज इन अ मंथ। जो आपका एक 1500 वाट का स्प्लिट एयर कंडीशनर है वो एक दिन में 12 घंटे चलता है। तो एक महीने में कितनी विद्युत इकाई का वो खपत यानी कितनी यूनिट्स का वो जनरेशन करेगा, यानी कितनी यूनिट वो बनाएगा, जब हमको एक महीना जो लेना हो 30 दिन का लेना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे जो कितने वोट का है, इसकी पावर कितनी है 1500 वाट, कितने दिन घंटे चल रहा है, एक दिन में 12 घंटे चल रहा है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और कितने टाइम का निकालना आपको, एक महीने का यानी कि 30 दिन का। तो जब हम यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे और हम इसमें क्या करेंगे 1000 का भाग दे देंगे, क्योंकि हमको यूनिट निकालनी है यानी कि किलो वाट हावर में निकालना है, तो 1000 का भाग दे देंगे। तो यहाँ से देख सकते हो ये 3 जीरो से ये 2 जीरो और ये 3 जीरो कट जाएगी। तो इसका हमारा जब इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने में सही आंसर क्या आएगा 540, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आ जाएगा 540। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्यूटेटर इज़ अ पार्ट ऑफ। जो आपके कम्यूटेटर होते हैं वो किसका पार्ट होते हैं। ऑप्शन है डीसी मोटर का, ऑप्शन बी इंडक्शन मोटर का, ऑप्शन सी सिंक्रोनस मोटर का, ऑप्शन डी ट्रांसफार्मर का। जो आपके कम्यूटेटर होते हैं वो आपके डीसी मोटर का पार्ट होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ हाईएस्ट डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। यानी कि आपको निम्नलिखित में से किस पदार्थ में उच्चतम पराविद्युत क्षमता होती है। ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन बी SF6 गैस, ऑप्शन सी कागज, ऑप्शन डी DM वाटर यानी कि विखनिजित जल। तो आपकी जो सबसे ज़्यादा डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है यानी कि पराविद्युत क्षमता होती है वो होती है आपकी SF6 गैस की। और कितनी होती है 2.5 गुना होती है। यहाँ कितनी 2.5 गुना होती है किसकी, एयर की। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी कि 2.5 गुना है एयर की डाइलेक्ट्रिक, SF6 की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एयर की 2.5 गुना होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। CT इज़ यूज फॉर मेजरिंग। जो आपका करंट ट्रांसफार्मर होता है वो किसको मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी वोल्टेज, ऑप्शन सी करंट, ऑप्शन डी टेम्परेचर। जो आपका करंट ट्रांसफार्मर होता है वो आपका करंट को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये तो 50 क्वेश्चन जो कि मैंने आपको इस वीडियो में डिस्कस किए। अगर आप ये इसकी PDF लेना चाहते हो तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे जा कर के आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में ऐसे ही और भी पेपर का सॉल्यूशन इस चैनल पे देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।